उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक कहा कि वो अपने गंभीर रूप से बीमार पहले प्यार के लिए एक बच्चा चाहती है। इस बात पर हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था उसकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है, अगर अभी बच्चा नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी, और वैसे भी हम सिर्फ आईवीएफ कर रहे हैं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी, मैं बस उसकी मदद कर रही हूं। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने अपनी मुट्ठी में एंगेजमेंट रिंग कसकर पकड़ रखी थी। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि जैसे सुन्न पड़ गया हो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इतनी अजीब और बेतुकी बात कहते हुए भी वो इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती थी? निंगबिंग, हम 7 साल से साथ हैं, हमारी शादी होने वाली है। क्या तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? मैं अपनी आखिरी बची हुई इज्जत को संभालते हुए अपमान का घूंट निगल रहा था, लेकिन मेरी सफेद पड़ चुकी उंगलियां बता रही थीं कि मेरे दिल में कितना दर्द था। तभी निंगबिंग गुस्से में खड़ी हो गई। उसने सीधे मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ अपने नाजुक मेल ईगो की पड़ी है, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। इसके बाद उसने डाइनिंग टेबल ही पलट दी और ठंडे पड़े स्टेक्स फर्श पर बिखर गए। उसी समय टेबल पर रखा फोन बज उठा। मैंने नीचे देखा तो स्क्रीन पर कॉलर आईडी साफ दिखाई दे रही थी। हबी। निंगबिंग ने भी उसे देख लिया। वो घबरा गई। उसने तुरंत फोन उठाया और कॉल को म्यूट कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कोई सफाई देगी, चाहे झूठ ही क्यों ना हो। लेकिन निंगबिंग जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं आज रात घर नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। वो बिना एक शब्द समझाए चली गई। उसे जाते हुए देखकर मुझे बीते साल याद आ गए। कॉलेज के दिनों से लेकर असली दुनिया में कदम रखने तक निंगबिंग ने मुझे सबसे ज्यादा जो चीज दी थी वो था उसका बेरहम होकर पीठ दिखाकर चले जाना। कॉलेज में निंगबिंग कैंपस की मशहूर ब्यूटी थी, एकदम आइस क्वीन। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसी किस्मत थी कि ऐसी खूबसूरत लड़की ने खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब कुछ जैसे धुंधला सा था और हम दोनों साथ आ गए। मुझे पता था कि यह सब थोड़ा अचानक हुआ था, इसलिए मैंने खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की। मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की ताकि मैं निंगबिंग के लायक बन सकूं। मैंने उसे बहुत विनम्रता से प्यार किया, बहुत संभल कर प्यार किया। मैं उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था, सिर्फ इसलिए कि कभी कभी उसके मुंह से 2 मीठे शब्द सुन सकूं। इन सालों में मुझे लगा था कि शायद निंगबिंग का दिल पिघल गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आज भी इतनी ठंडी रहेगी। मैंने टेबल पर सजे स्वादिष्ट खाने को देखा। अब उसे देखकर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। भारी मन से मैं बालकनी में गया और सिगरेट जला ली। लेकिन तभी मैंने देखा कि निंगबिंग अभी तक गई नहीं थी। वो विला के गेट के पास आगे पीछे टहल रही थी, जैसे किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हो। फिर उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, ओह वी, तुम्हें मजबूत रहना होगा, मैं अभी अस्पताल आ रही हूं। शू यान मानता है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा शरीर है, फैसला मैं करूंगी। वो खुद को समझता क्या है? तभी एक प्राइवेट कार गेट के पास आकर रुकी और निंगबिंग जल्दी से उसमें बैठ गई। मैं उसके चेहरे पर साफ दिख रही घबराहट और बेचैनी देख सकता था। वो खुद को समझता क्या है? उसकी कही हुई ये बात मेरे सीने में गूंजती रही। सालों की बेइज्जती और दबे हुए जज्बात एक साथ उभर आए। मैंने आईने में खुद को देखा, एक थका हुआ और खोया हुआ इंसान। इन सालों में मेरा करियर तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन मेरी लव लाइफ जैसे घने कोहरे में भटक रही थी, जहां कोई रास्ता ही नहीं मिलता। मुझे बस एक सामान्य शादी चाहिए थी, ऐसा साथी चाहिए था जो सच में मेरी परवाह करे। लेकिन निंगबिंग को तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसका पूरा मन उसके प्यारे अहोई में अटका हुआ था, यहां तक कि वो उसके लिए बच्चा पैदा करने तक को तैयार थी। मेरे होंठों पर कड़वी हंसी आ गई। अगर निंगबिंग इतनी बेतुकी हरकत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने फोन निकाला और अपने नोट्स में सेव एक बहुत पुराना ईमेल एड्रेस ढूंढ निकाला। फिर मैंने एक मैसेज टाइप किया, तुमने उस समय जो कहा था क्या वो आज भी लागू है? अगर 28 की उम्र में मैं अविवाहित रहूं और तुम भी सिंगल हो तो तुम मुझसे शादी करोगी?
क्या तुम्हारी हिम्मत है वापस देश आने की? मैंने एक ही सांस में मैसेज भेज दिया। भेजने के बाद कुछ पल के लिए मैं खुद ही चुप रह गया, फिर अपने ऊपर हंस पड़ा। 10 साल से मेरा उस लड़की से कोई संपर्क नहीं था। मैं आखिर कर क्या रहा था? सीधे शादी के लिए पूछ रहा था। शायद उसे मेरा चेहरा तक याद न हो, लेकिन अगले ही पल मेरा फोन चमक उठा। ईमेल का जवाब आ चुका था। उसमें सिर्फ एक शब्द था, हिम्मत है। वो ईमेल देखते ही मेरा गला भर आया और एक जानी पहचानी भावना दिल में लौट आई। लिन मियाओ अब भी वैसी ही थी, सीधी, साहसी और फैसले लेने में तेज। हम बचपन के दोस्त थे, बचपन से ही लड़ते झगड़ते बड़े हुए थे। हर बात पर बहस करते थे और चेहरा लाल होने तक झगड़ते रहते थे। युवावस्था में हमारे दिलों में पहली बार प्यार की हल्की सी भावना भी जगी थी। लेकिन एक बड़े झगड़े के बाद लिन मियाओ का पूरा परिवार विदेश जाकर बस गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आज भी उस वादे को याद रखेगी। तभी एक इंटरनेशनल कॉल ने मेरी सोच तोड़ दी। यान, मैं 1 महीने में वापस आ रही हूं। सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। डरो मत, अपना वादा मत तोड़ना। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे लिन मियाओ बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? डायमंड रिंग, कार, ब्राइड प्राइस, एंगेजमेंट पार्टी? मैंने एक ही सांस में सारी चीजें गिना दी। निंगबिंग और मैं 7 साल से साथ थे और मुझे हमेशा लगता था कि हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने काफी सारी तैयारियां पहले से कर रखी थीं। लेकिन निंगबिंग बहुत घमंडी थी। जब भी मैं शादी की बात करता, वो कहती, बाद में बात करेंगे, और मेरी सारी तैयारियां बेकार हो जाती। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फोन के दूसरी तरफ लिन मियाओ सीधा मना कर देगी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं बचपन से जिद्दी हूं। मुझे तुम्हारा तन और मन दोनों पूरी तरह मेरे चाहिए, सिर्फ दिखावे की शादी नहीं। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं मुस्कुराया। मैं अपनी उस छोटी सी तानाशाह को अच्छी तरह जानता था। रुको, अभी तुमने मुझे क्या कहा? बस पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूं वाइफी। जब शादी करने का फैसला कर ही लिया था, तो मैं इसे आधे मन से नहीं करना चाहता था। मैं उसे वो सब देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी। तभी वीचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सामने आई। उसके नोट में लिखा था, तुम्हारी वाइफी आ गई है। ये पढ़ते ही मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अलविदा निंगबिंग, तुम किसी और के लिए बच्चा पैदा करो और मैं किसी और से शादी कर लूं। ये बिल्कुल बराबरी की बात है ना? 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन निंगबिंग अब भी घर नहीं लौटी। उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया और रात को भी वापस नहीं आई। अगर पहले की बात होती तो मैं अब तक चिंता में पागल हो चुका होता। शायद अस्पताल भागकर उससे झगड़ा भी कर चुका होता। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने बस चुपचाप अपना सामान पैक किया और सोशल मीडिया पर एक छोटा सा स्टेटस डाल दिया, अगर रिश्ता चल सकता है तो साथ रहो, नहीं चल सकता तो अलग हो जाओ। जिन दोस्तों को पता था कि मैं प्रपोज करने वाला हूं, उन्होंने तुरंत मैसेज करना शुरू कर दिया। तुमने तो रिंग भी खरीद ली थी ना? फिर अचानक ये पोस्ट क्यों? क्या आप शादी नहीं कर रहे? मैं खुद पर हंस पड़ा, लेकिन दिल बहुत भारी था। वो रिंग मैंने खुद डिजाइन की थी। 6 महीने तक अलग अलग ऑक्शनों में घूमकर मैंने 10 बेदाग गुलाबी हीरे जुटाए थे, जो बीच में लगे 5 कैरेट के हीरे को घेरे हुए थे। वो मेरे पूरे दिल से किए गए प्यार की निशानी थी। लेकिन जब मैं अपना सब कुछ उस रिश्ते में दे रहा था, तब निंगबिंग क्या कर रही थी? वो किसी दूसरे आदमी की चिंता कर रही थी। अगर इस औरत का दिल कभी गर्म ही नहीं हो सकता था, तो अब मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता था। दोस्तों के साथ डिनर करते समय मैंने साफ कह दिया, शादी तो मैं अभी भी करूंगा, लेकिन दुल्हन निंगबिंग नहीं होगी। कुछ पल के लिए पूरी टेबल शांत हो गई। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। तुम निंगबिंग के लिए जान देने को तैयार रहते हो और अब कह रहे हो कि उससे प्यार करना छोड़ दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। इतने सालों में कितनी बार दुखी होकर शराब पीने गए हो? और जैसे ही वो एक बात कह देती थी, तुम फिर उसके पीछे भागने लगते थे। मैंने बहस नहीं की। सच्चाई किसी भी सफाई से ज्यादा साफ थी। देर सबेर उन्हें समझ आ ही जाता कि इस बार मैं सच में गंभीर हूं। जब मैं घर लौटा तो अंदर लाइट जल रही थी। निंगबिंग वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और बिना मेकअप के चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। निंगबिंग,
हमेशा अपनी शक्ल सूरत का बहुत ध्यान रखती थी। हर बार बाहर निकलते समय पूरी तरह तैयार होकर जाती थी। उसे इस हालत में देखना बहुत दुर्लभ था। मैं थोड़ा पास गया तो मुझे तेज डिसइंफेक्टेंट की गंध महसूस हुई। साफ था कि वो लगातार अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल कर रही थी। मुझे देखते ही निंगबिंग ने कोई सफाई नहीं दी, उल्टा मुझसे सवाल करने लगी। तुम कहां थे? फोन तक नहीं उठाया। अब तो काफी हिम्मत आ गई है ना? फिर वही पुराना तरीका। जब भी निंगबिंग को अपराधबोध होता था, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सारी गलती मेरे सिर पर डाल देती थी। फिर इंतजार करती थी कि मैं घबराकर सफाई दूं और माफी मांगूं। लेकिन इस बार मैंने बस उसकी तरफ शांति से देखा। निंगबिंग का दिल अचानक बैठ सा गया। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी बदल चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बदला क्या है। हालांकि इस समय उसके पास इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसके लिए ज्यादा जरूरी बातें थीं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आहोई की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी। अभी वो बहुत कमजोर है। मैंने तय किया है कि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दूं। ठीक है, मैंने बिना किसी भावना के जवाब दिया। निंगबिंग हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आसानी से मान ली जाएगी। उसे लगा था कि पहले की तरह उसे मुझे मनाने में काफी समय लगाना पड़ेगा। वीआईपी वार्ड का खर्च 30,000 युआन रोज है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मैंने सिर तक नहीं उठाया और तुरंत मान गया, क्योंकि मेरे मन में एक बात साफ थी। हमारी शादी नहीं हुई थी, इसलिए निंगबिंग अपने पैसे कैसे खर्च करती है, उसमें दखल देने का मुझे कोई हक नहीं था। निंगबिंग एक छोटी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। उसकी महीने की तनख्वाह 4-5 हजार युआन के आसपास थी, लेकिन रोजमर्रा के सारे खर्च मैं उठाता था, इसलिए उसने कुछ बचत कर रखी थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसकी बचत वीआईपी वार्ड के कितने दिनों का खर्च उठा पाएगी। निंगबिंग के दिल में फिर वही अजीब सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि आहोई को नया कमरा दिलवाए कि ज्यादा सोचने का समय ही नहीं था। एक और हफ्ता बीत गया। फिर तय समय के अनुसार मैं अस्पताल पहुंचा। निंगबिंग बड़ी सहजता से सीधे वार्ड के अंदर चली गई। बिस्तर पर टीवी देख रहा लिन जियाहोई उसे देखते ही अचानक दर्द से कराहने लगा। निंगबिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। निंगबिंग तुरंत उसके पास पहुंच गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि लेट कर आराम करो, फिर उठकर क्यों बैठे हो? लिन जियाहोई ने धीमी आवाज में कहा। मैं सुबह उठा तो तुम दिखाई नहीं दी। मैं इतना परेशान हो गया कि आराम भी नहीं कर पाया, कुछ खा भी नहीं सका। निंगबिंग ने बेबस होकर आह भरी। फिर उसने लंच बॉक्स निकाला और उसे चम्मच से एक एक कौर खिलाने लगी। तुम भी ना, मेरे बिना क्या करोगे? अगर मैंने तुम्हें वीआईपी वार्ड में नहीं रखा होता तो मुझे चैन कैसे मिलता? दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और मौजूद ही ना हो, बिल्कुल किसी नई शादीशुदा जोड़ी की तरह। और मैं दरवाजे पर खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी मुख्य डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और मुझे हल्का सा धक्का देकर बोले, अगर आप मरीज के रिश्तेदार नहीं हैं तो कृपया दरवाजे पर मत खड़े रहिए। तभी निंगबिंग ने सिर उठाकर देखा। जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर खड़ा है तो वो तुरंत शर्मिंदगी में खड़ी हो गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो शालीनता से एक तरफ हट भी गया। मेरा झगड़ा करना और न कोई तमाशा खड़ा करना, इस बात ने निंगबिंग को काफी हैरान कर दिया। लेकिन तभी लिन जियाहोई ने उसकी बांह पकड़ ली और बेचारे बनने के अंदाज में पेट दर्द की शिकायत करने लगा। निंगबिंग का ध्यान तुरंत दूसरी तरफ चला गया। शायद उसे लगा कि मैंने आखिरकार समझदारी सीख ली है और उसके लिए यही सबसे अच्छा था। लिन जियाहोई ने जैसे पहली बार मुझे नोटिस किया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सीईओ शू, इन सालों में निंगबिंग का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, और मेरे लिए ये वीआईपी वार्ड बुक कराने के लिए भी आपका बहुत आभार। उसकी बातों में ताना साफ झलक रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि निंगबिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर भी वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसकी जगह उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन मैंने बस चुपचाप सब सुना, एक शब्द नहीं कहा। लिन जियाहोई आगे बोला, आप जानते हैं, कॉलेज में मेरा और निंगबिंग का रिश्ता बहुत खास था। वो बहुत वफादार और भावुक लड़की है, इसलिए मेरी इतनी मदद कर रही है। उम्मीद है आप इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। वैसे भी मैं किसी और से शादी करने वाला था, इसलिए निंगबिंग जो भी कर रही थी उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। मुझे इतना शांत देखकर लिन जियाहोई
का हौसला और बढ़ गया। उसने भौं उठाई और खुलकर दिखावा करने लगा। मेरी कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुई है। चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। शुक्र है कि निंगबिंग पूरे समय मेरी देखभाल कर रही है। वो मुझे स्पंज बांध देती है, मेरे लिए सूप बनाती है। हर बार जब मेरी तबीयत खराब होती है वो रोने लगती है। सीईओ शू, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत नेक है। लिन जियाहोई की ये बातें सुनकर भी मैं अपने हाथ कसकर भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वो लोगों के सामने इतनी हद तक जा सकता था तो अकेले में दोनों क्या करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ खुलकर धोखा हो रहा हो। निंगबिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो जल्दी से समझाने लगी, आहोई बस मजाक कर रहा है, इसे दिल पर मत लेना। उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसे लोगों को छेड़ना पसंद है। मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए उसने नजरें दूसरी तरफ फेर लीं और हाथों को किसी काम में उलझा लिया। 7 साल साथ रहने के बाद मुझे एक नजर में समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि जब भी वो झूठ बोलती थी अपने हाथों को किसी न किसी काम में लगा लेती थी। फिर उसने कहा, वहां खड़े मत रहो, चलो वीआईपी वार्ड का भुगतान कर देते हैं। आखिर इतनी लंबी बातों के बाद भी उसकी नजर में मैं सिर्फ एक अमीर बेवकूफ ही था जो सिर्फ बिल भरने के काम आता था। अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो वो मुझे इस तरह अपमानित होने देती ही नहीं। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस पल निंगबिंग ने कहा था कि वो लिन जियाहोई का बच्चा चाहती है, उसी पल हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। निंगबिंग मुस्कुराई और बिना झिझक कार्ड स्वाइप कर दिया। उसे ये तक नहीं पता था कि वो उसका अपना सैलरी कार्ड था। इसके बाद कमरे बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। निंगबिंग पूरे समय लिन जियाहोई के साथ रही और उसे नए बिस्तर पर आराम से लिटाने तक वहीं मौजूद रही। कुछ देर बाद मेडिकल स्टाफ वीआईपी वार्ड का खाना लेकर आया। लिन जियाहोई ने कुछ कौर खाए और फिर चम्मच रख दिया। पहले उसने मुझे उकसाने वाली नजर से देखा, फिर भर्राई आवाज में निंगबिंग से बोला, निंग, मुझे याद है जब हम पहली बार साथ आए थे तब तुम खुद रसोई में जाकर मेरे लिए बीफ बोन सूप बनाया करती थी। पता नहीं इस जिंदगी में मुझे फिर कभी वो सूप खाने का मौका मिलेगा या नहीं। उसकी बात खत्म होते ही निंगबिंग भौहें चढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? जब तक तुम चाहोगे मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए बना दूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं खाओगे, हमारा होने वाला बच्चा भी खाएगा। फिर लिन जियाहोई उदास होकर बोला, तुम्हारे लीन परिवार की वंश परंपरा शायद मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। मेरी मां अब भी पोते का इंतजार कर रही हैं। सब मेरी ही गलती है। ये कहते हुए उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। निंगबिंग ने उसे गले लगाया और धीरे धीरे समझाने लगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, वहां खड़े क्या हो? जल्दी जाकर सुपरमार्केट से बीफ खरीद कर लाओ। मैं बाद में घर जाकर सूप बनाऊंगी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करो और फिर किनारे कर दो। ये हमेशा से निंगबिंग का तरीका रहा था। मैंने सिर हिलाया, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में गया और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने घर या सुपरमार्केट जाने के बजाय सीधे कंपनी जाने का फैसला किया। कंपनी पहुंचते ही मैं मोनियन से मिलने चला गया। मैं छाता लाना भूल गया था, इसलिए रास्ते में बारिश में भीग गया था। पूरा शरीर गीला था और सिर भी भारी लग रहा था। मोनियन मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने उसे बताया था कि मैं प्रपोज की तैयारी कर रहा हूं और ऑफिस कम आऊंगा। मैंने गर्म पानी का एक घूंट लिया, फिर जो बात कही उसे सुनकर मोनियन चौंक गया। मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। इस्तीफा? तुम सीईओ के रूप में इतना अच्छा कर रहे हो, आखिर जाना कहां चाहते हो? फिर वो हंसकर बोला, तुम्हारी मिस बी को तो विला चाहिए था, वो भी प्री मैरिटल प्रॉपर्टी के नाम पर, ऊपर से 9.99 मिलियन युआन का ब्राइड प्राइस। अगर अभी इस्तीफा दे दोगे तो क्या उसे संभाल पाओगे? कुछ पल रुककर उसने कहा, हालांकि अगर तुम किसी और से शादी कर रहे हो तो अभी रिटायर भी हो सकते हो। मैंने सिर हिलाया। मैं पूरी तरह नहीं जा रहा, बस पर्दे के पीछे काम करूंगा। कुछ लोग ऐसे नहीं होते जिनके लिए मैं खुद को मरते दम तक खपाता रहूं। काम का पूरा हैंडओवर करने के बाद मैं घर लौट आया। निंगबिंग हाथों में किराने के बैग लिए खड़ी थी और बेहद गुस्से में लग रही थी। मैंने तुम्हें सामान खरीदने भेजा था, आखिर गए कहां थे? दिन भर मुंह लटकाए घूमते रहते हो, इतनी छोटी सोच रखते हो। क्या तुम सच में आदमी हो? मैंने उसकी
बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे जाकर अपना पहले से पैक किया हुआ सूटकेस उठा लिया। निंगबिंग एक पल के लिए चौंक गई। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? रुको, मैं पैकिंग में मदद कर देती हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। नहीं, कंपनी में कुछ बदलाव चल रहे हैं, कुछ दिन ऑफिस में ही रहूंगा। मेरी आवाज पूरी तरह सामान्य थी। असल में मैं झूठ बोल रहा था। निंगबिंग जानती थी कि मेरी नौकरी बहुत व्यस्त थी। बिजनेस ट्रिप और ऑफिस में रात भर काम करना मेरे लिए आम बात थी। अगर पहले ऐसा होता तो वो नाराज हो जाती, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने धीरे से पूछा, कितने दिनों के लिए जाओगे? क्या मैं तुम्हारे कपड़े पैक करने में मदद करूं? निंगबिंग का अचानक इतना नरम व्यवहार देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि थोड़ा अजीब लगा। मैं कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने कुछ देर बाद सुनी, फिर भौहें सिकोड़कर कॉल स्पीकर पर डाल दी। फोन के दूसरी तरफ लीन जियाहोई था। सीओ शू, मैं लीन जियाहोई बोल रहा हूं। आज अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने शायद कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आपको बुरा लगा हो। उम्मीद है आप उसे दिल पर नहीं लेंगे। उसकी आवाज भर्रा रही थी। अभी डॉक्टर ने बताया है कि मेरी हालत फिर बिगड़ गई है। मुझे पता है कि निंगबिंग के साथ बच्चा करने वाली बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हम सिर्फ आईवीएफ करेंगे। हम बिल्कुल कोई और काम नहीं करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं। उसकी आवाज दुख से भरी हुई लग रही थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे सच में यह सब कहना था तो अस्पताल में मेरे सामने क्यों नहीं कहा। यह सब सिर्फ निंगबिंग की सहानुभूति पाने के लिए था, ताकि वो फिर से भागकर अस्पताल पहुंच जाए। अगर मैंने अस्पताल में पहले उसका उकसाने वाला चेहरा नहीं देखा होता तो शायद मैं उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता, लेकिन अब मुझे उनके इस नाटक में हिस्सा लेने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने बस ठंडी सी हूं की आवाज निकाली और मुड़कर अपने कमरे में चला गया। फिर चुपचाप अपनी पैकिंग जारी रख दी। जब मैं पैकिंग खत्म करके बाहर निकला तो देखा कि निंगबिंग अभी तक गई नहीं थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। वो गुस्से और नाराजगी भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। तुम्हारी वाइफी कॉल कर रही है, निंगबिंग ने दांत भींचते हुए कहा, जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। यह पहली बार था जब मैंने निंगबिंग को इतना बौखलाया हुआ देखा। सच कहूं तो 30 साल की उम्र से पहले सीईओ बन जाना मुझे हर जगह आकर्षक बना देता था। काफी लड़कियां मेरे पीछे पड़ती थीं। कुछ तो इतनी दीवानी थीं कि मेरे घर तक आ जाती थीं, अपने प्यार का इजहार करती थीं और जाने का नाम तक नहीं लेती थीं। उस समय मैं समझाना चाहता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी होती थी। मैं जानना चाहता था कि क्या निंगबिंग जलती है, क्या उसे गुस्सा आता है। लेकिन निंगबिंग हमेशा सिर्फ एक ही बात कहती थी, दरवाजे के सामने मत खड़े रहो, बहुत शोर कर रहे हो, मेरी नींद खराब हो रही है। फिर वो बिना किसी भावना के दरवाजा बंद कर देती थी। अगले दिन हमेशा की तरह काम पर चली जाती और एक सवाल तक नहीं पूछती। एक तरफा प्यार और कुर्बानी वाले वो 7 साल में पहले ही झेल चुका था, और अब उसके चेहरे पर जलन देखकर, उसके अंदर ये बाकी भावनाएं देखकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने शांति से फोन उठाया। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि तभी निंगबिंग का फोन चमक उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और तुरंत घबराकर खड़ी हो गई। तुमसे बाद में बात करती हूं, मुझे पहले अस्पताल जाना है। फिर वही पुराना तरीका। मैं ये सब अनगिनत बार देख चुका था। इस बार भी मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा जरूरी काम था। लिन मियाओ तय समय से पहले देश लौट आई थी और मुझे उसे एयरपोर्ट से लेने जाना था। जब मैं फूल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी, लेकिन लिन मियाओ का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने छोटी छोटी बातें पूछनी शुरू कर दी। तुमने खाना खाया? मुझे लग रहा है तुम पहले से काफी पतले हो गए हो। क्या हाल में काम बहुत ज्यादा था? अरे, इतनी ठंड है, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? जैकेट नहीं लाई? मैं उसके साथ चलते हुए हर सवाल का धैर्य से जवाब देता रहा। कुछ देर बाद लिन मियाओ हकलाते हुए बोली, यान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, है ना? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। आखिर उन 7 सालों में मेरी जिंदगी का हर हिस्सा निंगबिंग की मौजूदगी से भरा हुआ था।
मेरी प्रोफाइल फोटो कपल फोटो थी। मेरे ऑफिस में भी निंगबिंग की तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला, जिससे लिन मियाओ बेचैन हो गई। उसने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। वो सच में डर रही थी कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, निंगबिंग अब अतीत है, मैं उसे छोड़ चुका हूं। चिंता मत करो, जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो उसका मतलब यही है। उसके कारण मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। मेरे हाथों की गर्माहट उसके हाथों तक पहुंची और उसी पल उसके दिल का सारा तनाव जैसे गायब हो गया। इतने साल बाद मुलाकात हुई थी, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ था और लिन मियाओ पहले से कहीं ज्यादा शांत, कोमल और परिपक्व हो चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कई बार मैं उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। अगर निंगबिंग एक आइस क्वीन थी तो लिन मियाओ धूप जैसी गर्म और चमकदार खूबसूरती थी। उसके साथ रहकर किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होता था, बल्कि बहुत सुकून मिलता था। हम देर रात तक बातें करते रहे। आखिर में मैंने पूछा, तो फिर 1 हफ्ते बाद तय रहा? लिन मियाओ मुस्कुराई। 1 हफ्ते बाद हम शादी रजिस्टर करवा लेंगे। पक्का? पक्का। उसे होटल छोड़ने के बाद मैं आखिरकार घर लौट आया, लेकिन घर पहुंचकर जो देखा उसकी उम्मीद नहीं थी। निंगबिंग सोफे पर बैठी थी और सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मुझे पता है कि वो कॉन्टैक्ट नेम सिर्फ मजाक था। तुम बस मेरा ध्यान खींचना चाहते थे। शूयान, ऐसा करना सच में बहुत बचकाना है। मैं थोड़ा हैरान रह गया। निंगबिंग के चेहरे पर जो चिंता थी वो साफ तौर पर अधिकार जताने वाली भावना थी। लेकिन 7 साल तक उससे प्यार करने के बाद अब मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। अब अगर निंगबिंग थोड़ी सी परवाह दिखा भी रही थी तो बहुत देर हो चुकी थी। निंगबिंग शायद अपने ही निष्कर्ष से संतुष्ट हो गई। वो खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब मुझे अस्पताल जाना है। आहोई कह रहा था कि परसों वो हम दोनों को डिनर पर बुलाना चाहता है। देखा कितना उदार है। तुम्हें जरूर आना है, बदतमीजी मत करना। उदार? मैं लगभग हंस ही पड़ा, लेकिन मैं मना करता उससे पहले ही निंगबिंग सूप का थर्मस उठाकर जल्दी से बाहर निकल गई। मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिला। जैसा सोचा था, अगले कुछ दिनों तक निंगबिंग लगातार मुझे परेशान करती रही। आहोई ने पहले ही सी फूड रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ये चेहरा क्यों बना रखा है? ऐसे समय में भी इतनी छोटी सोच रखते हो? क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? यहां तक कि मुझे डिनर पर लाने के लिए उसने धमकी तक दे दी। अगर परसों नहीं आए तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड बने रहने की जरूरत नहीं है। 7 साल साथ रहने के बावजूद निंगबिंग को यह तक याद नहीं था कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। एक बार गलती से मैंने झींगा खा लिया था और मुझे सीधे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा था। जब निंगबिंग को यह खबर मिली थी तब उसने क्या कहा था? उसने बस लापरवाही से कहा था, इतने बड़े आदमी हो और अपना ख्याल तक नहीं रख सकते, कितने बेकार हो। निंगबिंग की नजर में जिसे वो प्यार करती थी उसके लिए वो दिन रात अस्पताल में बैठ सकती थी, लेकिन जिसे वो प्यार नहीं करती थी वो उसकी नजर में किसी मायने ही नहीं रखता था। और उन 7 सालों में वो इंसान मैं था। अरे, मेरी बात सुन भी रहे हो? फोन के दूसरी तरफ निंगबिंग गुस्से से चिल्लाई। शायद मेरे तुरंत जवाब न देने से वो नाराज हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि हाल के दिनों में मैं पहले जैसा नहीं रहा और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। इसीलिए उसने अपनी आवाज नरम कर ली। यान, अस्पताल वाली सारी बातें खत्म हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। ठीक है? मेरे दिल में अचानक कड़वाहट सी उठी। क्यों? जब मैंने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, तभी उसे वापस आकर मुझे इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत थी? लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से लिन जियाहोई की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बेबी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। उसके तुरंत बाद निंगबिंग की घबराई हुई चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे लिन जियाहोई सीधे निंगबिंग की बाहों में गिर पड़ा हो। आहोई, आहोई, तुम ठीक हो ना? जल्दी मेरा सहारा लो, इससे तुम्हें थोड़ा बेहतर लगेगा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे एक पल की भी राहत नहीं देते। जैसे ही मैं नजर हटाती हूं तुम मुझे फिर चिंता में डाल देते हो।
निंगबिंग की आवाज पानी जैसी कोमल थी। वो उसे बिल्कुल किसी शरारती बच्चे की तरह मना रही थी और पूरी तरह भूल चुकी थी कि मैं अभी भी फोन पर था और मैं उसके लाड प्यार भरे लहजे को सुनकर बस चुपचाप कॉल काट दी। तुम दोनों खुद ही खाना खाओ और मेरा प्यार भी साथ ले जाओ। मैं वहां जाने वाला नहीं था और वैसे भी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि परसों मेरा और लिन मियाओ का सगाई समारोह था। बैंक्वेट हॉल के अंदर खुशी और उत्साह का माहौल था। लिन मियाओ ने गहरे लाल रंग का चांगसम पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी कि मैं कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। मेरे दोस्त हंसते हुए बोले, वाह शूयान, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी सगाई होने वाली है तो हमें लगा था कि तुम बस जलन में ऐसा कर रहे हो। हमें लगा था कि निंगबिंग को भूलने के लिए कोई रिबाउंड ढूंढ लिया होगा, लेकिन तुम्हारी नई दुल्हन तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यार, तुम्हारी किस्मत तो सच में कमाल है। ये सुनकर लिन मियाओ थोड़ा हटने लगी। शायद वो मुझे और मेरे दोस्तों को बात करने की जगह देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। चारों तरफ से छेड़ने वाली आवाजें आने लगीं। अरे, अभी शादी रजिस्टर भी नहीं हुई और हालत ये है। लेकिन शूयान, क्या तुम सच में निंगबिंग से अलग हो चुके हो? क्या उसे पता है कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, बैंक्वेट हॉल का मुख्य दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर निंगबिंग चली आई। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। मेरे बगल में मेरा नया प्यार खड़ा था और सामने मेरी पुरानी मोहब्बत। लिन मियाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मेरे आलिंगन से निकलने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। निंगबिंग ने सीधे मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? पिछली बार नकली कॉन्टैक्ट नेम बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया और इस बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर नकली सगाई का नाटक कर रहे हो। शूयान, मेरा ध्यान खींचने के लिए तुमने सच में बहुत मेहनत की है। उसकी आंखों में जरा सा भी संदेह नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। 3 साल पहले निंगबिंग एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। उस समय मैं विदेश में बिजनेस ट्रिप पर था। खबर मिलते ही मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और तुरंत वापस लौट आया। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत किडनी डोनर की जरूरत है, तो मैंने बिना एक पल सोचे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 1 महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रही और उस पूरे महीने मैंने अपना सारा जरूरी काम छोड़कर उसकी देखभाल की। जब उसने आंखें खोलीं, तो सबसे पहले मुझे देखा। मैं उसके बिस्तर के पास बैठा था और चिंता से मेरी हालत खराब थी। उस पल निंगबिंग ने सोचा था कि शायद इस जिंदगी में उसे मुझ जैसा प्यार करने वाला कोई दूसरा इंसान कभी नहीं मिलेगा, और उस समय वो सच में खुश थी। इसीलिए आज भले ही मैंने दूल्हे का सूट पहन रखा था, भले ही मेरे पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, फिर भी उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसे लगा मैं बस उसे जलाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों भी बोले, अरे निंगबिंग, तुम्हारा और शूयान का रिश्ता इतना मजबूत है, वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? 1 महीने पहले तक तो वो तुम्हें प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। मैं बस चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो, इसलिए मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने सिर्फ पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? निंगबिंग को लगा था कि मैं उसे उकसाऊंगा, उसे धमकाऊंगा या उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही ठंडी बेरुखी ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने बिना झिझक कॉल उठा ली। कुछ सेकंड सुनने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। यान, अभी तुरंत मेरे साथ अस्पताल चलो। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। लिन मियाओ ने स्थिति देखकर बड़े दिल से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जाओ, उसके साथ चले जाओ। सच कहूं तो मैं मना करना चाहता था, लेकिन निंगबिंग ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे लगभग खींचकर कार में बैठाया और तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कार के अंदर का माहौल बेहद भारी था। रास्ते में उसने 7-8 रेड लाइट तक तोड़ दी। अस्पताल पहुंचते ही वो मुझे पकड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। हम हांफते हुए वीआईपी वार्ड के पास पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, निंगबिंग जोर से चिल्लाई, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए, मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी इस्तेमाल कीजिए।
मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी आहोई से मैच करती है। वो किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर, कितना भी खर्च हो जाए, मैं देने को तैयार हूं। बस मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी लेकर आहोई को बचा लीजिए। उसी पल मुझे समझ आया कि निंगबिंग आज मुझे ढूंढने क्यों आई थी, क्योंकि लिन जियाहोई की हालत गंभीर थी और उसे मेरी किडनी चाहिए थी। अब मुझे 2 महीने पहले की बात याद आई, जब निंगबिंग ने जिद करके मेरा पूरा हेल्थ चेकअप करवाया था, यहां तक कि किडनी मैचिंग टेस्ट भी कराया था। तब मैं हैरान था, लेकिन निंगबिंग हकलाते हुए बोली थी कि यह सब हमारी शादी की तैयारी के लिए है। अब समझ आया, असल में वो मेरे स्वस्थ शरीर का इस्तेमाल अपने प्यारे आहोई को बचाने के लिए करना चाहती थी। लेकिन क्या उसने कभी मुझसे पूछा? क्या उसने कभी मेरी राय जाननी चाहिए? क्या उसे सच में पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? तभी डॉक्टर ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? तो फिर वार्ड में जो मिस्टर आहोई हैं, वो आपके क्या लगते हैं? पिछले कई दिनों से निंगबिंग दिन रात लिन जियाहोई के साथ अस्पताल में थी, इसलिए डॉक्टर स्वाभाविक रूप से यही समझ रहे थे कि लिन जियाहोई उसका पति है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। लेकिन निंगबिंग ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वार्ड की तरफ खींचने लगी। वहां खड़े, क्या हो, चलो जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी सिर्फ ताने और उपहास से भरी थी। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। तब जाकर निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। यान, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर मौजूद ठंडापन और अजनबीपन देखकर उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट उठी। लेकिन इस समय लिन जियाहोई इमरजेंसी में था, हालात बेहद गंभीर थे। इसीलिए निंगबिंग ने खुद को शांत किया और धैर्य से समझाने लगी। यान, चिंता मत करो, बस एक किडनी ही तो दान करनी है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तुम पर भरोसा करती हूं, इसीलिए तुम्हें किडनी डोनेट करने दे रही हूं। चिंता मत करो, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। मैं तुम पर भरोसा करती हूं, इसलिए तुम्हें किडनी डोनेट करने दे रही हूं। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि निंगबिंग ने कभी मेरी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी पूरी तरह अजनबी इंसान को देख रहा हूं। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की हरी लाइट लाल हो गई। अंदर से डॉक्टर जल्दी जल्दी बाहर भागते हुए निकले। निंगबिंग का ध्यान तुरंत मुझसे हट गया और वो सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। सर्जरी की अचानक बिगड़ी हुई स्थिति ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो लिन जियाहोई के पास खड़ी कुछ भी समझ में ना आने वाली बातें किए जा रही थीं। डॉक्टर कितनी भी कोशिश करते, वो वहां से हटने को तैयार नहीं थी और इसी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि जिस इंसान को वो चलते फिरते किडनी डोनर की तरह देख रही थी, वो चुपचाप वहां से जा चुका था। उधर लिन मियाओ की तरफ सगाई की पार्टी काफी पहले खत्म हो चुकी थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया। उसके सामने मैंने हमारी सारी कपल तस्वीरें और साथ में खरीदी हुई बहुत सी चीजें फेंक दीं। सिर्फ एक शाम में मैंने ढेर सारा सामान साफ कर दिया। लिन मियाओ ने मेरा हाथ पकड़कर रोकते हुए अफसोस से कहा, ये तुम्हारी यादें हैं, आखिर सब कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है। स्टोर रूम में रख सकते हो, याद के तौर पर संभाल कर रख लो। अब जब तुम मुझसे शादी करने वाले हो तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं है। लिन मियाओ बहुत साफ और ईमानदारी से बोल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ फेंक दिया। घर की सफाई पूरी करने के बाद मैंने सारी प्रॉपर्टी की जानकारी अपने असिस्टेंट को दे दी और कहा कि समय मिलते ही सब बेच दें। मैंने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दिल में अब भी थोड़ी कसक थी। ये नदी किनारे वाला पेंट हाउस मैंने ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक दिन रात मेहनत करके खरीदा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार निंगबिंग ने कहा था कि उसे नदी का नजारा पसंद है और वो बड़े घर में रहना चाहती है। उसकी उस एक बात के लिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया था। मुझे लगता था कि जब हमारा अपना घर होगा तो निंगबिंग रोज घर लौटेगी, मुझसे प्यार करेगी, धीरे धीरे मुझ पर निर्भर हो जाएगी और फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन आज तक मेरी ये सोच कभी सच नहीं हो पाई। मैंने मूवर्स को बुलाया। जब कंपनी वाले सारा फर्नीचर ट्रक में लाद चुके, तब मैं आखिरी सामान का डिब्बा लेने वापस अंदर गया। उसी समय निंगबिंग घर लौट आई। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ पल के लिए रुक गया।
आज अस्पताल में किडनी डोनेशन वाली बात के बाद भी मैंने उसे सीधे मना नहीं किया था। इसीलिए उसने पूछा, तो तुमने सोच लिया है? ट्रिप पर जाने से पहले किडनी डोनेट कर दो, कुछ दिन बाद कर लेंगे। क्योंकि मैंने उसका विरोध नहीं किया था, निंगबिंग को लगा कि मैं मान चुका हूं। वो खुश होकर सीधे किचन में चली गई। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने कभी निंगबिंग को खाना नहीं बनाने दिया था। ज्यादातर खाना मैं ही बनाता था। सिर्फ कभी कभी जब उसे अपराध बोध होता या उसका मूड बहुत अच्छा होता, तभी वो खुद रसोई में जाती थी। क्या आज वो इसलिए खाना बना रही थी क्योंकि मैंने किडनी देने की बात मान ली थी? वो गुनगुनाते हुए किचन में चली गई। खाना खाने के बाद अचानक निंगबिंग पीछे से आकर मुझे गले लग गई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। काफी समय हो गया था जब उसने खुद पहल की हो। हमारे बीच हर नजदीकी के लिए मुझे हमेशा बहुत सावधानी से उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, और उसके बाद भी मुझे उसे बैग, गिफ्ट और तरह तरह की चीजें देनी पड़ती थीं, ताकि बदले में थोड़ा सा अपनापन मिल सके। लेकिन इस बार मैंने उसकी भटकती उंगलियों को रोकते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? निंगबिंग धीरे से बोली, यान, मुझे पता है कि किडनी डोनेट करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूं, चाहे तुम्हारी सेहत पर जो भी असर पड़े, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो मुझे सोफे की तरफ धकेलने लगी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मेरी आंखों में जरा भी इच्छा नहीं थी। मैंने बस भौहें सिकोड़कर कहा, अपने कपड़े ठीक करो, मुझे बाद में कुछ काम है। निंगबिंग ने मेरे लाल हुए कान देखे और हल्का सा हंस दी। उसे लगा मैं उसे मना नहीं कर रहा, बस काम की वजह से व्यस्त हूं और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। फिर उसने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है, फिलहाल मैं आहोई के पास रहना चाहती हूं। यह कहते हुए वो मेरे चेहरे का भाव पढ़ने लगी। पहले जब भी वो लिन जियाहोई का नाम लेती थी, मेरा चेहरा तुरंत उतर जाता था। मैं गुस्सा हो जाता था, हम झगड़ने लगते थे। लेकिन आज मेरा चेहरा पूरी तरह शांत था। उसे बार बार लग रहा था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। मैंने बिना किसी भावना के जवाब दिया, ठीक है, ये तुम्हारी नौकरी है, फैसला भी तुम्हारा है। मैंने धीरे से आह भरी और उठकर जाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन निंगबिंग को महसूस हुआ कि कुछ धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रहा है। फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या, इसलिए उसने घबराकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। मत जाओ, तुम जानते हो ना, आहोई मेरा बचपन का दोस्त है। पहले उसके माता पिता एक हादसे में चले गए, फिर उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दोस्त के तौर पर मैं सच में उसकी चिंता करती हूं। मेरे पास समय है, लेकिन शायद आहोई के पास ज्यादा समय नहीं बचा। मुझे कुछ समय उसके साथ रहने दो, बाद में मैं इसकी भरपाई तुमसे कर दूंगी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया, उसकी बाहें अपनी कमर से हटाईं और बिना पीछे देखे सीधे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मुझे पता था शायद ये आखिरी बार था जब मैं इस घर से बाहर निकल रहा था। हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा था। निंगबिंग के मामले में मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं था। मैंने जो कर सकता था सब किया था। मेरा ज़मीर पूरी तरह साफ था। अब वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं था। बाहर निकलते ही आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। चारों तरफ सफेद चादर सी बिछ गई। निंगबिंग मुझे जाते हुए देखती रही। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी जानी पहचानी भावना उठी। उसे याद आया, कई साल पहले भी ऐसी ही बर्फबारी वाले दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन आज वही सफेद बर्फ सिर्फ मेरी दूर जाती हुई पीठ को ढक रही थी। यान, रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आती हूं। निंगबिंग जल्दी से ऊपर भागी और अलमारियों में छाता ढूंढने लगी। लेकिन घर की सफाई हमेशा मैं किया करता था, इसीलिए उसे बिल्कुल पता नहीं था कि घर में छाते कहां रखे हैं। आखिरकार जब उसे छाता मिला और वो दौड़ते हुए बाहर निकली, तब तक मैं सफेद बर्फ के बीच कहीं दूर जा चुका था। मेरी कोई परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना भर गई। असल में वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि मैं कब वापस आऊंगा, ताकि वो मेरे लिए अपने हाथों से अच्छा खाना बना सके। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा।
आखिर हमारे पास अभी बहुत समय था। जब मैं बिजनेस ट्रिप से लौटूंगा तब वो इस रिश्ते की सारी कमियां पूरी कर देगी। उधर रात के अंधेरे में मैंने आखिरकार अपनी कार स्टार्ट कर दी। मैंने देखा निंगबिंग ने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन आखिर तक उसने मुझे ढूंढने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए ही सही एक पल के लिए मुझे ढूंढने निकलती तो भी कुछ तो होता। दिल के किसी कोने में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। मैं चाहता था कि ये 7 साल का रिश्ता पूरी तरह एक तरफा ना निकले, कि ये सब सिर्फ मेरा सपना ना हो। लेकिन आखिर में निंगबिंग ने फिर मुझे निराश किया। मैंने उस घर की तरफ देखा जहां मैं 5 साल तक रहा था। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था सब याद आने लगा। यहीं खुशियां थीं, यहीं दुख थे, यहीं रोजमर्रा की साधारण यादें थीं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि निंगबिंग ने पूरी तरह दरवाजा बंद कर दिया, मेरे दिल का सारा दर्द धीरे धीरे शांति में बदल गया। मैंने उसे छोड़ दिया था, पूरी तरह छोड़ दिया था। सारा सामान शिफ्ट करने और घर बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद मैंने आखिर राहत की सांस ली। मैं फोन पर कुछ काम निपटा रहा था कि तभी एक हल्की सी खुशबू मेरे पास आई। सिटी ए में निरीक्षण के लिए आए सीओ शू का स्वागत है। वेलकम, वेलकम। फूलों के बड़े गुलदस्ते के पीछे से लीन मियाओ मुस्कुराते हुए बाहर आई और शरारती अंदाज में आंख मारी। बचपन वाली मासूम लड़की अब नहीं रही थी। हालांकि उसकी हरकतें अब भी चंचल थीं, लेकिन उसके कपड़ों और अंदाज में एक सुसंस्कृत और खूबसूरत युवती की झलक थी। मेरी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। तार्किक रूप से देखें तो हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले थे, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं अनजाने में नजरें चुराने लगा। लिन मियाओ हंस पड़ी। क्या हुआ? अब जाकर एहसास हुआ कि मैं खूबसूरत हूं। थोड़ा देर नहीं हो गया, शादी के बाद तो हम एक ही बिस्तर पर सोने वाले हैं। अगर अभी से शर्माने लगे हो तो आगे क्या करोगे? मेरी सलाह है कि जल्दी से हकीकत स्वीकार करो और मेरी आदत डाल लो। मैं बेबस होकर हंस पड़ा। तुम्हारी ये शरारती आदत आज तक नहीं बदली। लिन मियाओ ने मुस्कुराकर पूछा, पहले जैसी रहना बुरी बात है क्या? आजकल दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। नौकरियां बदल रही हैं, कंपनियां बदल रही हैं, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बीच की भावनाएं पहले जैसी ही रहें, कभी ना बदलें। उसने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे बता रही हो कि इस रिश्ते और इस शादी को लेकर वो पूरी तरह गंभीर है। उसकी बात सुनकर मैं अचानक अतीत में लौट गया। जब हम 18 साल के थे, तब हम दोनों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लिन मियाओ बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, फिर भी अपनी खूबसूरती और चंचल स्वभाव की वजह से वो पूरे स्कूल की सबसे चर्चित लड़की थी। कई लड़के उसे प्रपोज करते थे, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देती, छोड़ो भी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसी समय मैंने उसके लिए एक प्रेम पत्र लिखा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने वह पत्र चुपचाप अपनी किताब के अंदर छिपा दिया। मैं डर गया था। हालांकि हम बचपन के दोस्त थे, फिर भी मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पसंद न करती हो। मैंने सोचा था कि परीक्षा खत्म होने के बाद अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन फिर लिन मियाओ विदेश चली गई और मैं दूसरे शहर में कॉलेज पढ़ने चला गया। इस तरह हम एक दूसरे को खो बैठे। उसमें मासूम पछतावा भी था, अफसोस भी था, लेकिन वो सब अब अतीत बन चुका था। मैंने सहजता से पूछा, इतने सालों में तुमने सच में किसी को डेट नहीं किया? क्या परिवार के दबाव में आकर तुमने मेरे इस अजीब से प्रस्ताव को मान लिया? लिन मियाओ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम्हें पता है, जिस दिन मैं यहां से गई थी, मैं बहुत देर तक तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करती रही थी। इस बार मैं सच में चौंक गया। मुझे सिर्फ इतना याद था कि उसके जाने के बाद मैं इतना उदास हो गया था कि सीधे पार्ट टाइम काम में खुद को झोंक दिया। मैंने सोचा था कि जब वो चली ही गई है तो काम में डूबकर अपने एहसास भुला दूंगा, तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। लिन मियाओ ने मेरे हैरान चेहरे को देखकर आह भरी। मुझे लगा था कि मैंने काफी साफ इशारा कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम आज तक मेरे दिल की बात नहीं समझे। उस दिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और एक ऐसे खत का भी जो बहुत देर से पहुंचा। उसकी बात सुनकर मैं और उलझ गया। क्या उसे मेरे प्रेम पत्र के बारे में पता था? क्या वो उसी का इंतजार कर रही थी?
अगर ऐसा था तो क्या वो भी मुझे तब से पसंद करती थी? उस पल मुझे लगा जैसे दिमाग में हजारों आतिशबाजियां फूट रही हों। कार के अंदर का माहौल अचानक गर्म हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, लिन मियाओ ने बिना एक पल रुके जवाब दिया। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और आंसुओं की चमक भी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसका प्यार बहुत लंबे समय से चुपचाप उसके दिल में छिपा हुआ था। मैं तुम्हें उससे भी पहले से पसंद करती हूं जितने समय से तुम निंगबिंग को पसंद करते थे, लेकिन इतने सालों में तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे मुड़कर देखने का इंतजार करती रही कि एक दिन तुम मुझे देखोगे। उसने अपने बैग से एक पीला पड़ा हुआ प्रेम पत्र निकाला। उस पर मेरी बचकानी लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। शू यान, 10 साल पुराना तुम्हारा प्रेम पत्र और 10 साल पुराना हमारा वादा, क्या वो अब भी मायने रखता है? मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। डर लग रहा था कि कहीं आंख खुली तो सब गायब ना हो जाए। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। पता चला, जब मैं किसी का इंतजार कर रहा था, उसी समय कोई और चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने लिन मियाओ को अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों की गर्माहट एक हो गई। दिलों की धड़कनें एक दूसरे में घुलने लगीं और फिर वो एक लंबे गहरे चुंबन में बदल गई। मैंने धीरे से कहा, बिल्कुल मायने रखता है। मियाओ मियाओ, मेरी तरफ आने के लिए तुम्हारे उन 99 कदमों का शुक्रिया। अब आखिरी कदम मैं उठाऊंगा। शहर लौटना मतलब अपने पुराने मोहल्ले में लौटना था। शू परिवार तो बहुत पहले वहां से जा चुका था और लिन परिवार के पास सिर्फ पुराना पुश्तैनी घर बचा था। इसलिए फिलहाल मैंने और लिन मियाओ ने वहीं रहने का फैसला किया। लिन परिवार के पुराने घर में माहौल अचानक थोड़ा अजीब सा हो गया। हम दोनों कमरे साफ करने में लग गए और एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि लिन मियाओ के कान धीरे धीरे लाल होते जा रहे थे। हम देर रात तक बिल्कुल सहज तरीके से बातें करते रहे। आधी रात के बाद लिन मियाओ शर्माते हुए अपने कमरे में लौट गई। हालांकि हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे, फिर भी शादी की सारी औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। मैंने कहा, 2 दिन बाद मैं गिफ्ट लेकर तुम्हारे माता पिता से मिलने आऊंगा। फिर हम शादी रजिस्टर कराने की बात करेंगे। असल में लिन मियाओ तो तुरंत शादी करना चाहती थी। अगर उसके बस में होता तो शायद उसी रात हम एक ही कमरे में सो जाते। उसके माता पिता भी उसकी शादी को लेकर लंबे समय से परेशान थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो मुझसे शादी करने वाली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बिना सोचे समझे उसके दहेज के लिए नई कार चुननी शुरू कर दी। यहां तक कि दुल्हन पक्ष की सारी मांगें भी छोड़ दी। खुलेआम अपने होने वाले दामाद के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन आखिर एक लड़की को थोड़ी शर्म तो रखनी ही होती है। इसलिए लिन मियाओ बस चेहरा लाल करके धीरे से सिर हिला पाई। उधर दूसरे शहर में निंगबिंग पहले तो मुझसे ये पूछने वाली थी कि मैं किडनी डोनेट करने कब आऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे उससे भी ज्यादा जरूरी खबर दे दी। मिस बाई, वीआईपी वार्ड की फीस 1 हफ्ते से बकाया है। आप भुगतान कब करेंगी? एक दिन का वीआईपी वार्ड 30,000 युआन का था। निंगबिंग के सारे कार्ड पहले ही पूरी तरह खाली हो चुके थे। यहां तक कि उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट भी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने आगे कहा, मिस्टर लिन का मेडिकल बिल 2 लाख युआन से ऊपर पहुंच चुका है। आज पूरा भुगतान करना होगा, वरना हमें उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। लिन जियाहोई की अभी अभी सर्जरी हुई थी। उसे सामान्य वार्ड में भेजना बिल्कुल संभव नहीं था। निंगबिंग घबरा गई। नहीं, मुझे उससे सीधे बात करनी होगी। वो तुरंत मुझे फोन करके पूछना चाहती थी कि मैंने भुगतान करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि आगे चलकर उसे मुझसे मदद भी मांगनी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो घर जाकर मुझसे आमने सामने बात करेगी। निंगबिंग सुपरमार्केट गई। उसने ढेर सारी सब्जियां और मेरे पसंदीदा खाने की सामग्री खरीदी। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह कोई सामने आकर उसके हाथों से सामान लेने नहीं आया। रात के 10 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के अंदर सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लाइट जलाने के बाद उसने देखा कि घर पहले
की तरह साफ सुथरा था, बड़ा भी था, लेकिन अजीब तरह से खाली लग रहा था। निंगबिंग को महसूस हुआ जैसे घर में कुछ गायब हो। उसका सारा उत्साह उस खामोश घर ने ठंडा कर दिया। तभी उसे मेरी बात याद आई। मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था। निराश होकर उसने सामान नीचे रख दिया, फिर फोन निकाला और हमारी सबसे हाल की वीचैट चैट खोली। तभी उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे बहुत समय से कोई मैसेज नहीं भेजा था। हमारी बातचीत कई हफ्ते पहले ही रुक चुकी थी। हालांकि उसका अभिमान उसे असहज कर रहा था, फिर भी इस बार निंगबिंग ने खुद पहल की। उसने मुझे मैसेज भेजा, सो गए क्या? वापस कब आ रहे हो? मैसेज भेजने के बाद वो अनजाने में फोन की स्क्रीन को घूरती रही, उम्मीद कर रही थी कि स्क्रीन किसी भी पल चमक उठेगी। लेकिन 1 घंटा गुजर गया, फोन बिल्कुल शांत पड़ा रहा। उसने खुद को समझाया, शायद काम से बहुत थक गया होगा और सो गया होगा। फिर उसने नहाने का फैसला किया, सोच लिया कि कल जवाब आएगा और फिर वो अस्पताल की बात भी करेगी, भविष्य की शादी की बात भी। थकी हुई निंगबिंग बेडरूम की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं जम गई। पहले का गर्मजोशी भरा कमरा अब पूरी तरह खाली था। बिस्तर गायब था, साइड टेबल गायब थी, दीवारों पर लगी तस्वीरें भी नहीं थीं, सब कुछ गायब था। वो घबरा कर दौड़ते हुए लिविंग रूम में आई, फोन उठाकर मुझे कॉल लगाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ मशीन जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी। क्षमा कीजिए, आपने जो नंबर डायल किया है वह अस्तित्व में नहीं है। कृपया नंबर जांच कर दोबारा प्रयास करें। अस्तित्व में नहीं है? यह कैसे हो सकता है? तुरंत उसके दिमाग में एक ही संभावना आई, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से मुझे वीचैट पर मैसेज भेजा। अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। उसके हाथ कांपने लगे। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। एक भयानक विचार उसके मन में आया, क्या मैं सच में उससे ब्रेकअप करना चाहता था? उसने हाल के दिनों की हर बात याद करने की कोशिश की, हर छोटी बड़ी बात में कोई संकेत ढूंढने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। वो धीरे से उसके पास गई, कागज उठाया और वहीं ठिठक गई। उस पर लिखा था, बाय निंगबिंग, चलो अलग हो जाते हैं, मैं किसी और से शादी कर चुका हूं। कागज पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। मैं सच में उससे रिश्ता खत्म कर चुका था। जब आखिरकार ये सच उसके दिल तक पहुंचा, तब उसने अनजाने में अपने चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों पर ठंडे आंसू महसूस हुए। उसे खुद भी पता नहीं चला था कि वो कब रोने लगी। वो उस लाल निशान को घूरती रही, फिर हार मानने को तैयार न होकर दोबारा मुझे कॉल किया, लेकिन वही ठंडी मशीन वाली आवाज फिर सुनाई दी। निंगबिंग दर्द और गुस्से में चीख पड़ी, शू यान, तुम्हें किसने हक दिया कि बिना कुछ कहे चले जाओ? मैं इसकी इजाजत नहीं देती। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो बार बार मेरा नंबर मिलाने लगी। छोड़े जाने का दर्द धीरे धीरे एक अनजान गुस्से में बदल गया। उसका दिल शिकायतों और नाराजगी से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। हाल के दिनों में वो बस लिन ज़ियाहोई का थोड़ा ज्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो तो एक मरीज था। वो सिर्फ एक बीमार इंसान की देखभाल कर रही थी। क्या मुझे इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज होना चाहिए था? लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात थी मुझसे संपर्क करना। उसके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे और उसे अब भी मुझसे मदद मांगनी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। दोस्तों से पूछा कि किसी को मेरे बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन 1 और घंटा गुजर गया। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक उसे बेहद अकेलापन महसूस होने लगा, बेबस और लाचार। निंगबिंग ने लंबी सांस छोड़ी। वो अकेले फर्श पर लेट गई, फिर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन उम्मीद की कि जब वो कल सुबह आंखें खोलेगी तो शायद मैं फिर से उससे संपर्क कर चुका होऊंगा। अगली सुबह जब निंगबिंग की आंख खुली तो उसके फोन पर वीचैट के ढेर सारे मैसेज आए हुए थे। वो खुशी से भर गई और तुरंत फोन अनलॉक किया, लेकिन काफी देर तक स्क्रॉल करने के बाद भी उसे उस इंसान का मैसेज नहीं मिला जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसके दिल में निराशा की एक चुभन सी उठी। बेमन से मैसेज देखते देखते अचानक उसकी नजर एक पोस्ट पर जाकर रुक गई। वो उसके कॉलेज के एक क्लासमेट की पोस्ट थी।
एक शादी की तस्वीर। जैसे ही उसने तस्वीर को झूम किया, उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसी वक्त फोन बज उठा। निंगबिंग, शुयान आज शादी कर रहा है। तुम यहां क्यों नहीं हो? मैं तो समझा था दुल्हन तुम हो। मैंने तो तुम्हारे लिए खास गिफ्ट भी तैयार किया था। आज पता चला कि मैं गलत इंसान के लिए गिफ्ट लेकर आया हूं और सबके सामने बेवकूफ बन गया। शुयान तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, क्या तुम सच में उसे किसी और से शादी करते हुए देखती रहोगी? लिंगलिंग के सवालों की बौछार ने निंगबिंग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने खुद को समझाया कि मैं फिर वही पुराना नाटक कर रहा हूं। नाराज होकर उसे मनाने का इंतजार कर रहा हूं, ये सोचते ही उसके अंदर फिर से जोश भर गया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई। लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचती हूं। सिटी ए में है, शुयान का होम टाउन। तुम्हें नहीं पता था क्या? निंगबिंग का दिल फिर से बैठ गया। सिटी ए, अगर उसे सही याद था तो वो मेरा जन्म स्थान था। उसके लिए मैंने कई सालों तक अपने घर वापस जाना छोड़ दिया था, यहां तक कि अपने माता पिता से भी झगड़े किए थे। उधर शादी का हॉल खुशी और हंसी से भरा हुआ था। नए दूल्हा दुल्हन सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरे पर नई शादी की मिठास साफ झलक रही थी। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मुझे लगा शायद एमसी या स्टाफ का फोन होगा जो मुझे समारोह शुरू होने की याद दिला रहा होगा। मैंने बिना सोचे फोन उठा लिया, और वो भी लिन मियाओ के सामने। लेकिन अगले ही पल फोन से निंगबिंग की आवाज सुनाई दी। यान, आखिर तुमने फोन उठा लिया। तुम घर कब वापस आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यान प्लीज, मुझे ब्लॉक मत करो। मुझे पता है मैंने पहले गलती की थी। तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि मैं परेशान हो जाऊं। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई। बस मुझे बता दो, तुम कहां हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम वापस नहीं आ सकते? उसकी आवाज बेहद नरम थी, जैसे वो सचमुच माफी मांग रही हो। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ एक और लड़की की आवाज आई। हस्बैंड, आप किससे बात कर रहे हैं? सब लोग ग्रुप फोटो के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आप ही बाकी हैं। वो एक शब्द, हस्बैंड, निंगबिंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ की तरह पड़ा। मैंने शांत स्वर में कहा, स्पैम कॉल है, कुछ नहीं, मैं अभी आता हूं। मेरी आवाज में जो नरमी और धैर्य था, निंगबिंग साफ महसूस कर सकती थी कि वो नकली नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। खाली घर में बैठी हुई वो हाल के दिनों की सारी बातें याद करने लगी। मेरे कांटेक्ट में वाईफी वाला नाम, उसके बाद मेरा ठंडा रवैया। अब उसे समझ आ रहा था कि सारे संकेत शुरू से मौजूद थे। असल में मैं सचमुच किसी और से प्यार करने लगा था। लगभग एक आदत की तरह उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में डाले और बाहर भागी। दोस्तों से बार बार पूछताछ करने के बाद आखिर उसे एक क्लासमेट से मेरा पता मिल गया। उसने बिना एक पल गंवाए सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। उसी समय डॉक्टर का मैसेज आया। लिन जियाहोई को फिर से सर्जरी की जरूरत थी। अगर पहले वाली निंगबिंग होती तो बिना सोचे अस्पताल भाग जाती। लेकिन न जाने क्यों इस बार उसके दिल का पलड़ा बदल चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ मैं था। वो बस मुझे अभी इसी पल देखना चाहती थी। सिटी ए में शादी का समारोह चल रहा था। लिन मियाओ खिलखिलाकर हंसते हुए मेरी बाहों में आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों के बीच हजारों अनकहे शब्द एक गहरे चुंबन में बदल गए। तभी बंद मुख्य दरवाजे के बाहर अचानक हलचल मच गई। मेरे दिल में एक बुरा एहसास उभर आया। मैंने मुस्कुराकर लिन मियाओ से कहा कि वो रिश्तेदारों का स्वागत करती रहे और खुद प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड परेशान दिख रहा था। मिस्टर शू, बाहर एक महिला खुद को आपकी पत्नी बता रही है। उसने आप दोनों की तस्वीरें भी दिखाई हैं, इसलिए हम उसे रोकने में असहज महसूस कर रहे थे। अगर वो सच में आपकी जान पहचान की निकली तो हमें डर था कि कहीं आपके परिवार को नाराज न कर दें। मैंने ठंडे स्वर में कहा, वो सिर्फ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आज मेरी शादी है और तुम लोग उसे बाहर तमाशा करने दे रहे हो? नौकरी खोना चाहते हो क्या? मेरी बात सुनते ही गार्ड घबरा गए। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और बाहर जाकर निंगबिंग को खींचकर वहां से निकालने लगे। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था।
जब उसने सुना कि उसे निकालने का आदेश मैंने दिया है तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कुछ हफ्ते पहले ही उसने मुझे प्रपोज करने की तैयारी की थी। अब वो इतनी आसानी से किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मुझे उस पर विश्वास नहीं है। शू यान को बाहर बुलाओ, उसे मेरे सामने आने दो, उसे कहो बाहर आए। निंगबिंग रोते रोते चीख रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। गार्ड घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उधर अंदर मैं एक घुटने पर बैठा और डायमंड रिंग लिन मियाओ की उंगली में पहना दी। लिन मियाओ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यान, अब जब तुमने मुझसे शादी कर ली है तो जिंदगी भर भागने की कोशिश भी मत करना। उसकी नम और कोमल आंखों में देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा से यही चाहता था। मैं पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। जब निंगबिंग ने दोबारा आंखें खोलीं तो सबसे पहला सवाल उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देखने आया था? डॉक्टर ने भौहें चढ़ाईं। कौन बॉयफ्रेंड? पिछले कई दिनों से तुम्हें देखने कोई नहीं आया। और हां, अपने मेडिकल बिल खुद भरना। इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी प्यार के लिए जान देने जैसी हरकतें कर रही हो। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से बाहर चला गया। बाहर से कदमों की आवाज आई। निंगबिंग ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद भर गई। यान, तुम आखिर आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने लिन जियाहोई का पीला और कमजोर चेहरा देखा। लाल आंखों के साथ लिन जियाहोई ने उसका हाथ पकड़ लिया। निंगबिंग, उस आदमी के लिए खुद को इस हालत में पहुंचाना बिल्कुल बेकार है। तुम अभी अभी होश में आई हो और सबसे पहले उसी के बारे में सोच रही हो। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो तो अपनी खूबसूरत नई दुल्हन के साथ मजे कर रहा है। इतना कहकर लिन जियाहोई ने फोन निकाला, सोशल मीडिया खोला और एक तस्वीर उसके सामने कर दी। वो वही चीज थी जिसे निंगबिंग सबसे कम देखना चाहती थी। तस्वीर में नए शादीशुदा जोड़े के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उनकी नजदीकियां तो मुझ और निंगबिंग के रिश्ते से भी ज्यादा लग रही थीं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 7 साल का रिश्ता, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता था? निंगबिंग ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, वो यकीन नहीं कर रही थी। वो मुझे खुद ढूंढकर पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश की, उसके सिर में चक्कर आ गया। उसी समय उसकी नजर फोन पर गई। कई मिस्ड कॉल्स थीं। उम्मीद से भरी हुई उसने तुरंत फोन खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू नोटिस, विभिन्न बिलों के भुगतान की चेतावनियां, सब मिलाकर लगभग 12 लाख युआन का कर्ज। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नोटिस भी था। जिस घर में वो रह रही थी वो किसी और ने खरीद लिया था। उसे 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करने को कहा गया था। आखिरी मैसेज उसकी कंपनी का था। कई हफ्तों से काम पर न आने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यहां तक कि उसकी पिछली तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक नींद के बाद। निंगबिंग बेघर, बेरोजगार और कर्ज में डूबी हुई इंसान बन चुकी थी। वो अविश्वास में फोन को घूरती रहा। लिन जियाहोई को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। वो उसके पास बैठकर दिलासा देता रहा। चाहे वो कितना भी बिजी हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कैसा बॉयफ्रेंड है? मुझे लगता है तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और अगर ब्रेकअप करो तो उससे पैसे भी मांगना। मेरे मेडिकल बिल भी, वीआईपी वार्ड का पैसा भी उसी से वसूलना चाहिए। नहीं तो हम उसकी कंपनी जाकर हंगामा करेंगे, उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देंगे। लिन जियाहोई लगातार बोलता जा रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि निंगबिंग का चेहरा धीरे धीरे कोयले की तरह काला पड़ चुका था। उसके दिल में गुस्सा धधक रहा था। बाहर निकलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम बार बार मुझे अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं करते तो शू यान किसी और औरत के साथ कैसे चला जाता? लिन जियाहोई चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? किसी और औरत के साथ? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? मुझे साफ साफ बताओ। उसकी बातें सुई की तरह सीधे निंगबिंग के दिल में चुभ गईं। जिस बात को वो सबसे ज्यादा भूलना चाहती थी, उसी को उसने इतनी आसानी से कह दिया। निंगबिंग टूटकर अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गई। शू यान अब मुझे नहीं चाहता। वो पहले ही किसी और औरत के साथ है। अब खुश हो? मेरी शादी की सच्चाई सुनकर लिन जियाहोई भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया।
फिर उसने जल्दी से कहा, तो उसके पास जाओ, उसे वापस ले आओ। वो तुमसे इतना प्यार करता है, बस उसे कहो कि उस औरत को तलाक दे और तुम्हारे पास लौट आए। ये नामुमकिन नहीं है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही निंगबिंग के दिल में जमा सारी शिकायतें और दर्द फूट पड़े। वो जोर जोर से रोने लगी। बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा शांत होने दो। उसके जाने के बाद निंगबिंग को एहसास हुआ कि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका है, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़नी ही थी, इसलिए उसने अपने परिवार को फोन किया। सालों से वो अपने घर वालों की काफी मदद करती आई थी, यहां तक कि मेरे संसाधनों का इस्तेमाल करके उसने अपने छोटे भाई की भी मदद की थी। उसे लगा कि इस मुश्किल वक्त में माता पिता से थोड़े पैसे उधार मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्थिति बताई, फोन के दूसरी तरफ से उसके माता पिता चीखने लगे, बकवास, पूरी की पूरी बकवास। हमने पहले ही कहा था, जब शूयान जैसा अच्छा आदमी मिला है तो उससे शादी कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा कुछ और चाहिए था। अब देखो क्या हुआ, जो आदमी तुम्हारे हाथ में था वो भी किसी और के साथ चला गया। कौन से पैसे? हम तो तुम्हारे भाई के घर की डाउन पेमेंट के लिए तुम पर निर्भर थे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और अब तुम हमसे पैसे मांग रही हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं है। जाओ और किसी तरह शूयान को वापस लेकर आओ। अगर नहीं ला सकती तो घर मत आना। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। निंगबिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता उसके साथ इतने बेरहम होंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद वही बेरहम माता पिता खुद उससे मिलने आ पहुंचे। उन्होंने उसके रहने की भी व्यवस्था कर दी। वो शूयान सच में बहुत आगे बढ़ गया। 7 साल तुम्हारे साथ रहा और फिर ऐसे ही छोड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं निंगनिंग, दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी नहीं है। जब वो अभी भी सुन्न बैठी थी, तभी लिन जियाहोई फूलों का गुलदस्ता लेकर कमरे में दाखिल हुआ। निंगबिंग, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारा अतीत स्वीकार है। उसने सामने देखा, सस्ता सा गुलदस्ता, आधी अधूरी तैयारी, ये सब मिलाकर भी उस देखभाल के 10वें हिस्से के बराबर नहीं था जो मैं उसके लिए किया करता था। उसने मन ही मन ताना मारा, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लिन जियाहोई का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम 7 साल तक दूसरे आदमी के साथ रही हो, कोई आदमी तुमसे शादी करने को तैयार है, यही तुम्हारी किस्मत है। इतना नखरा किस बात का? तभी उसके माता पिता भी बोल पड़े, जियाहोई तो दहेज भी देने को तैयार है, उस पैसे से तुम्हारे भाई के घर की डाउन पेमेंट हो जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें? उसी पल निंगबिंग को समझ आ गया, अपने माता पिता की नजर में वो सिर्फ एक सौदे की वस्तु थी, एक ऐसी चीज जिसे दहेज के बदले बदला जा सकता था। माता पिता चाहे जितना समझाते रहे, निंगबिंग ने साफ इनकार कर दिया। उधर मैं और लिन मियाओ जब वापस लौटे, तब तक शुरुआती बसंत आ चुका था। मैं पूरी तरह खुशियों में डूबा हुआ था। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा करीब हो चुका था। हम लगभग हर समय साथ रहते थे। लिन मियाओ तो एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांत और खुशहाल जिंदगी एक छोटी सी घटना से टूट जाएगी। उस दिन मैं और लिन मियाओ किराने का सामान खरीदकर बाहर निकल रहे थे। तभी चेकआउट के पास किसी ने हमारा रास्ता रोक लिया। ध्यान से देखा, वो बाई निंगबिंग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी, अपना समय और अपना दिल दे दिया, आज वही मुझसे कह रही थी कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। बार